मित्रों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे युद्ध एवं शांति के समय भावनात्मक समस्याएं और उनका व्यवस्थापन। मित्रों, हम लोग सब लोग जानते हैं, चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो, एक मनुष्य के अंदर कई प्रकार की भावनाएं विद्यमान रहती हैं, जो कि समय और परिस्थितियों के अनुरूप प्रकट होती रहती हैं। सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सब जो है हमारे अंदर, आपके अंदर विद्यमान है। किस समय, हर समय और परिस्थितियों के अनुरूप ही ये प्रकट होती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं, या थोड़ा उनका वेग ज़्यादा होता रहता है। मौजूद हमेशा रहती हैं, लेकिन उसका वेग किन परिस्थितियों में आप प्रसन्न होंगे, किसी परिस्थितियों में आपको क्रोध आएगा, किसी परिस्थितियों में किसी से ईर्ष्या होगी, किसी में किसी से घृणा होगी, ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम भावनात्मक समस्याएं पढ़ेंगे। एक सामान्य मानव के अंदर कई प्रकार की भावनाएं व्याप्त रहती हैं, जो समय काल परिस्थितियां आदि के आधार पर अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती हैं। मित्रों, बहुत कुछ समझाना नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों का हमने प्रयोग किया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझाना पड़े। ठीक है? बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, आप लोग कमेंट करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मानव के अंदर कितनी भावनाएं होती हैं, इसकी निश्चित रूप से गणना नहीं की जा सकती। सामान्य भावनाओं में जो प्रमुख होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी अहंकार, भय, आतंक, सुख, दुख, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जलन, व्याकुलता, दयालुता, क्रूरता, हिंसा, कर्तव्य, कर्तव्य, मित्रता, शत्रुता, धैर्य, उतावलापन, किंकर्तव्य, विमूढ़ता यानी क्या करें क्या ना करें। किंकर्तव्य विमूढ़ता का मतलब आप लोग समझ लीजिए मित्रों, क्या करें क्या ना करें। कभी कभी ऐसी व्यवस्था होती है ना, अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए तो अरे हम क्या करें। ठीक है, चलिए। कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे हमारा तो दिमागवा नहीं काम करत बा, का करी। ठीक, वीरता, कायरता, हीनता आदि के अतिरिक्त भी ऐसी भावनाएं व्याप्त रहते हैं जिनको हम कोई स्पष्ट नाम नहीं दे सकते। ये भावनाएं समय समय पर दृष्टिगोचर होती रहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग समय में अलग अलग भावनाएं कौन कौन सी होती हैं। युद्ध काल में व्याप्त भावनाएं। ठीक है, युद्ध में अनेक भावनाएं व्याप्त रहती हैं। सर्वप्रथम हम युद्ध में होने वाली घटनाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि युद्ध में होने वाली घटनाओं का सैनिकों एवं असैनिकों दोनों पर अलग अलग प्रभाव होता है। चूँकि भावनाओं के उत्पन्न होने का स्थान अलग अलग स्थान मानव मस्तिष्क होता है, जो मनोविज्ञान का ही एक क्षेत्र होता है। वर्तमान समय में युद्ध काल में सैनिक एवं नागरिक क्षेत्र में विभेद करना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। क्योंकि मित्रों, कठिन और असंभव का मतलब यही है कि युद्ध के समय जितना महत्व सैनिकों का होता है, उतना ही महत्व नागरिकों यानी असैनिकों का भी होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, चलिए। युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो भावनाएं जो भी उत्पन्न होती हैं, संपूर्ण देश के नागरिकों में होती है। युद्ध के समय सभी राष्ट्रों के समक्ष अपनी सुरक्षा एवं अस्तित्व के खो जाने का खतरा विद्यमान होता है, जिसके प्रभाव से राष्ट्र के सैनिक एवं असैनिकों में कुछ सामान्य एवं कुछ अलग 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 भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब जैसे सैनिकों में कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आप देख सकते हैं। युद्ध के समय सैनिकों में जो भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं वो इस रूप में हैं, जैसे सकारात्मक भावनाएं। सकारात्मक भावनाओं में होता है उत्साह। भाई, सैनिकों में उत्साह होना चाहिए, तभी वो सैनिक कार्यवाही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सैनिक तैयारी के बाद सैनिकों का कार्य समरभूमि में युद्ध के रूप में प्रारंभ होता है, और बिना उत्साह के कोई भी सकारात्मक भूमिका अदा नहीं की जा सकती। और सैनिकों का मनोबल, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद जितना ऊंचा होगा, सैनिकों का उत्साह उतना ही अधिक होगा। वीरता, ये भावना युद्ध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो सदा मनोबल को ऊंचा बनाकर रखती है। इस भावना से कमजोर व्यक्ति भी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। वीरता की भावना में प्रत्येक प्रकार के खतरे का मुकाबला करने की क्षमता आती है। भय, आतंक, घबराहट, व्याकुलता आदि मानसिक दुर्बलताएं दूर होती हैं। राष्ट्र प्रेम एवं कर्तव्य के सामने प्राणों का कोई मोह नहीं होता। क्रोध, युद्ध के समय विरोधी सेनाओं में एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावनाएं होती हैं। युद्ध में सैनिकों का उद्देश्य होता है अपने विरोधियों का विनाश करना, जो बिना क्रोध के संभव नहीं है। और फुंतजू ने भी निर्देश दिया है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में, तो उन्होंने कहा है ना, अप्रत्यक्ष साधनों के रूप में कहा गया है कि अपने सैनिकों को हमेशा क्रोधित करिए दुश्मन के प्रति। ठीक है,
अफुन्तुजु ने यह भी कहा है कि सेनापति को कायर एवं क्रोधी भी नहीं होना। कहने का मतलब क्रोधित आप सैनिकों को करिए जिसमें आक्रामक क्षमता आ जाए, लेकिन सेनापति को अगर अधिक क्रोधी रहेगा तो क्रोध में भी जो है कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है, इसलिए क्रोध पर उसको नियंत्रण भी रखना चाहिए। और यह भी सत्य है कि समरभूमि में सैनिकों द्वारा क्रोध को विनाशक शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। घृणा, जिस प्रकार युद्ध राजनीति का एक अंग होता है, उसी प्रकार विरोधियों के प्रति घृणा भी युद्ध में उत्साहवर्धन एवं प्रेरक का कार्य करती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसमें किसी भी कार्य एवं व्यवहार के से स्वाभाविक ही घृणा उत्पन्न हो जाती है, और युद्ध की स्थिति में शत्रुओं में एक दूसरे से घृणा होना स्वाभाविक है। हालांकि मानव के प्रति घृणा अत्यतः युद्धों को जन्म देती है। जिससे घृणा होती है, क्रोध भी उसी पर अधिक आता है। जब युद्ध की अति हो जाती है, बहुत दिनों से हो रहे विनाश, रक्तपात, नरसंहार, अपने बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, प्रियजनों के खो जाने से युद्ध से भी घृणा हो जाती है। फिलहाल युद्ध में शत्रु के प्रति अपार घृणा उत्साहवर्धन एवं हथियारों की गति को तेज करने का कार्य करती है। क्रूरता एवं हिंसा, इतिहास में बहुत से ऐसे क्रूर अत्याचारी शासक हुए हैं जो युद्ध एवं युद्ध के बाद अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं, जो अपने आतंक के शासन को कायम रखने के लिए सैनिकों, नागरिकों, बच्चों, महिलाओं आदि पर क्रूरता, बेरहमी से अत्याचार करते रहे। सिकंदर, औरंगजेब, हिटलर, तैमूर, चंगेज खां, महमूद गजनवी आदि अपने क्रूरता के लिए विश्वविख्यात हैं। विश्व विजेता बनने का ख्वाब सिकंदर पर इस कदर हावी था कि उसने विजय के बाद भी आतंकित नागरिकों का क्रूरता के साथ नरसंहार करवा देता। क्लाजबिट्स ने भी युद्ध को हिंसात्मक कार्य मारते हुए पुश टू द अटमोस्ट सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसका अर्थ है कि हिंसा को चरम पर पहुंचाना, यानी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हिंसा को चरम पर पहुंचाना। इतना ही नहीं, क्लाजबिट्स ने यह भी कहा है कि हम उन सेनापतियों के बारे में सुनना नहीं चाहते जो बिना रक्तपात के ही विजयी रहे हैं। और मैकियावेली ने भी कहा है, वह युद्ध नहीं है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ना मारे, नगर लूटे एवं जलाए न जाए, विशाल नगरों को उजाड़कर खंडहर ना बना दिया जाए। ठीक है। सुख, अपने कुशल सैन्य नेतृत्व, हथियारों का सफल प्रयोग, समरतंत्र, यानी अपना जो है जब प्लस पॉइंट, सकारात्मक सारी परिणाम सामने आने लगता है तो सुख की अनुभूति होती है। ठीक है। आपूर्ति एवं संचार तंत्रों की सफलता, सामने विजय और शत्रु की पराजय होने की दशा में सैनिकों एवं असैनिकों दोनों को मृत्यु पर विजय प्राप्त होने के समान अपार सुख की अनुभूति होती है। ये तो हो गए मित्रों सकारात्मक भावनाएं। अब हम देखते हैं युद्ध के समय सैनिकों में जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। भय, भाई मौत का डर सबको होता है, तो सैनिक भी तो मनुष्य ही हैं। ठीक है। तो सैनिकों में भी भय का माहौल व्याप्त तो रहता ही है। जैसे क्लाजबिट्स ने अपने युद्ध के वातावरण में खतरा भी एक शब्द लिखा है। ठीक है। जिसके कारण खतरे के वातावरण का भी वर्णन किया है। प्राचीन चीनी गुरिल्ला नायक फुन्तुजु ने भी युद्ध को जीवन और मृत्यु का क्षेत्र तथा सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग बताया है। और ये भी माना जाता है कि युद्ध के समय अचानक जो है अगर सैनिक और कमांडर ये बहुत अधिक अनुभवी नहीं रहे तो उनके अंदर भी भय की भावनाएं व्याप्त हो सकती हैं, होती भी हैं। फिलहाल मौत से कौन नहीं डरता। आतंक, जब कोई भी खतरा दूरी पर दिखाई देता है तो वह भय उत्पन्न करता है, और जब वही खतरा नज़दीक एवं कुछ क्षण बाद दिखने लगे, यानी मौत को सामने देखकर एक आतंक एक जो भय की अति हो जाती है तो वही एक आतंक का रूप धारण कर लेता है। यानी भय की अति ही आतंक का स्वरूप होता है, कह सकते हैं हम। ठीक है। जब वही खतरा नजदीक एवं कुछ क्षण बाद दिखने लगे, जिससे बचने का कोई उपाय नजर ना आए, तो मस्तिष्क पर आतंक बनकर छा जाता है। कहने का मतलब समरभूमि में जहां पर सैनिक एक दूसरे को मारते रहते हैं, वहीं पर जब एक मौत को अपने सामने और बिल्कुल नजदीक देखा जाए तो सैनिकों में भी आतंक की भावनाएं व्याप्त हो सकती हैं। दुख, युद्ध के मैदान में सैन्य नेतृत्व की असफलता, समरतंत्र का असफल प्रयोग, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, आश्चर्यचकित होना, पराजय एवं किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में दुख के साथ भय और आतंक भी मस्तिष्क पर छा जाता है। और समरभूमि में अपने प्रियजनों को वीरगति, अपने राज्य पर शत्रु का अधिकार, अस्तित्व की समाप्ति, शत्रु की दया पर जीवन, शत्रु का व्यवहार आदि पर अपार दुख होता है। अनिश्चितता,
अनिश्चितता का मतलब यही है मित्रों कि युद्ध में परिणाम ही सत्य होता है, उसके पहले युद्ध अनिश्चित रहता है। यानी युद्ध को एक अनिश्चितता का क्षेत्र क्लाउज़विट्ज़ ने भी माना है। युद्ध के वातावरण में उन्होंने भी लिखा है कि युद्ध एक अनिश्चितता का क्षेत्र है जहां पर 3/4 भाग युद्ध के बादल से ही ढका रहता है। यानी हम कुछ कह नहीं सकते जब तक फाइनल ना हो जाए। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है विजय के करीब जल पहुंची हुई सेनाएं भी पराजित हो जाती हैं, और बहुत सी परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं कि हारते हारते भी सेना जीत जाती है। ठीक है, इसलिए क्लाउज़विट्ज़ ने युद्ध को अनिश्चितता का क्षेत्र माना है, और युद्ध में अनिश्चितता की भावनाएं विद्यमान भी रहती हैं। ठीक है, अब इसमें जनरल फुलर ने भी कहा है कि यदि शस्त्र और साधन श्रेष्ठ हैं तो युद्ध में 99% विजय निश्चित है, अर्थात 1% फिर भी कम रहता है। कितना भी आपके पास साधन श्रेष्ठ हो, कितना भी जो है सैनिक आपके श्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में आप मजबूत हों, लेकिन विजय की संभावना 99% तक ही है। 1% फिर भी भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो कि अनिश्चितता के गर्त में रहता है। जैसे मित्रों, अनिश्चितता इसलिए कह सकते हैं, मैंने आपको फिलहाल कई बार बताया भी होगा कि भले ही सेना बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगर अगर अचानक कमांडर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु एक गोली पर ही लिखा होता है, दूर से आई हुई गोली जो कमांडर की मृत्यु का कारण बन सकती है, वही तुरंत एक विजयी होते होती सेना की पराजय का भी कारण बन जाती है। ठीक है, चलिए। अस्थिरता, समरभूमि में समरतंत्र का कार्यान्वयन एक गतिशील क्रिया है। यहीं पर विरोधी के कमांडरों की बुद्धि, विवेक, कार्यकुशलता के साथ साथ सैनिकों के धैर्य एवं मनोबल की परीक्षा भी होती है। समर क्षेत्र अनिश्चितता के साथ साथ अस्थिर भी होता है। समरभूमि हथियारों का प्रयोग, उनका तोड़, समरतंत्र की सफलता एवं असफलता, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, उच्च एवं निम्न मनोबल, जीवन मृत्यु आदि का प्रदर्शन स्थल होता है। अर्थात समर क्षेत्र एक गतिशील एवं अस्थिर क्षेत्र होता है, जहां पर हंसना, रोना, भय, आतंक, शोक, दुख, क्रोध, हिंसा, क्रूरता आदि सभी भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, अर्थात अस्थिरता की भावना विद्यमान रहती है। दयालुता एवं निर्दयता, युद्ध में जहां क्रोध, भय, आतंक, घृणा, खतरा, घृणा, क्रूरता, निर्दयता आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं, जहां सैनिक और कमांडर एक दूसरे की निर्दयता एवं क्रूरता से विनाश हेतुपूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहते हैं, युद्ध में दयालुता की भावनाएं बहुत कम ही दिखने को मिलती हैं। आधुनिक सैन्य विचारकों, जिसमें हैं कर्नल, वो क्या बोलते हैं, क्लाउज़विट्ज़, मैकियावेली, हिटलर, नेपोलियन आदि ने तो युद्ध में दया और धर्म का कोई स्थान ही नहीं माना। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें पराजित शासकों को भी जीवन दान और उनकी संपत्ति वापस कर दिया गया। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने गिरफ्तार करके भी मोहम्मद गोरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को जीवित छोड़ दिया। ये बात दूसरी है कि हम बाद में वही मानते हैं कि यही उनकी बर्बादी का भी कारण था। सिकंदर जैसे क्रूर शासक ने झेलम के संग्राम में बंदी बनाने के बाद भी राज्य सहित पौरव को जीवित छोड़ दिया। भारत ने अपने प्रबल शत्रु पाकिस्तान की प्रत्येक युद्ध में जीतने के बाद भी उसकी संपत्ति एवं उसके कैदियों को जीवन दान दिया। ठीक है, ये उदाहरण मौजूद हैं हमारे देश में। कायरता, ये भावना हर पल सैनिकों को कमजोर बनाए रखती है। इसमें छोटी सी भावना भी भारी प्रतीत होती है। इस भावना से भय, आतंक एवं घबराहट शीघ्र ही मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। किसी भी समस्या को हल करने से घबराहट होती है, मुकाबले से डर लगता है, और युद्ध से पलायन की बात सैनिक अधिक सोचते हैं। उनके अंदर जब वही सोचते हैं जिनके अंदर कायरता घर कर जाती है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, हीनता, ये सत्य है कि सभी राष्ट्रों एवं सभी सैनिकों की शक्ति बराबर क्षमता की नहीं होती। एक शक्तिशाली को कार्य करते देखकर निर्बलों में हीनता की भावना भी जन्म ले सकती है। यही भावना उन्हें अन्य से कमजोर बना देती है, और उसमें सभी को अपने से श्रेष्ठ मानने की जो भावना उत्पन्न होती है, यही भावना उसे अन्य से कमजोर बना देती है, और उसको लगता है कि सब हमसे श्रेष्ठ हैं, यानी सबसे कमजोर हम ही हैं। जब अगर यही दिमाग में आ गया कि सबसे कमजोर हम ही हैं, तो ऑटोमेटिक उसमें हीनता की भावनाएं आ जाएंगी। इसी प्रकार अगला है विपरीत सोच, और जिन सैनिकों में वीरता की कमी होती है उनमें विपरीत एवं नकारात्मक अधिक सोचते हैं, क्योंकि उनको खुद ही लगता है कि हमारा दुश्मन ही हमसे श्रेष्ठ है, तो सीधी सी बात है कि वो विजय से अधिक पराजय के बारे में सोचेंगे कि हम हार जाएंगे। ठीक है, अगला है व्याकुलता। सैनिक क्रिया अत्यंत कठिन एवं कार्यवाही
अत्यंत कठिन कार्यवाही होती है, जहां पर परिश्रम, थकान एवं मृत्यु का भय का भी वर्णन करना पड़ सकता है। परिश्रम एवं अत्यंत थकान भी सैनिकों को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है, जिससे बहुत से सैनिकों के मन में व्याकुल होने लगता है। परिवार की याद। मित्रों, परिवार सबको प्रिय होता है। जहां एक बार आप मौत के करीब पहुंच चुके होंगे, मौत के मुंह में जाने वाले होंगे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र अनिश्चितता का क्षेत्र होता है, जहां पर किसी के जीवित आएगा, वापस आना है या नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं होती। ऐसी स्थिति में परिवार की याद जरूर आती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए परेशान नहीं होता, सब परिवार के लिए ही परेशान होते हैं। ठीक है। थकान एक अनुभूति होती है जो मानव को बीमारी का एहसास दिलाती है, और युद्ध के मैदान में शारीरिक श्रम के कारण शरीर को थकान होती है, और यही थकान मन पर हावी हो जाती है तो सैनिक की कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है। भावुकता। सैनिकों में अधिक भावुकता विपरीत कमजोरी का प्रतीक होता है। कुछ सैनिक भयानक रक्तपात, मौत का तांडव देखकर घबरा जाते हैं, जो मानसिक कमजोरी के लक्षण होते हैं। अफवाहों से भय। हालांकि युद्ध के समय अफवाहें बहुत प्रकार की फैलती रहती हैं, ठीक है, और युद्ध के समय आप जानते ही हैं, इन अपरिचित क्षेत्र में यौद्धिक कार्यवाही करते समय बहुत से भयानक एवं अविश्वसनीय अफवाहें सुनने को मिलती हैं, और बहुत सी अविश्वसनीय घटनाएं भी घटने लगती हैं कभी कभी। इन अफवाहों में अंधविश्वास एवं कुछ घटनाओं का भी मिश्रण होता है, जो डरावनी के साथ साथ सत्य भी प्रतीत होती हैं। इन अफवाहों के कारण भी बहुत से सैनिक आतंकित हो जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मित्रों, शांति के समय भावनाएं। चलिए, यह मानव स्वभाव है कि वह भूत एवं भविष्य की स्मृतियों में खोया रहता है। मानव भूत की बातों को, भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सोचता रहता है। मित्रों, इसको हम लोग जिस प्रकार मानव अपने स्वभाव, घर की परिस्थितियां, दोस्तों, दुश्मनों, पूर्व खतरे, भविष्य के खतरे, बीती बातों के आधार पर भविष्य की नीतियां बनाने आदि के बारे में सोचता रहता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र शांति के समय अपने विकास कार्य को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र के भविष्य को उत्तम बनाने का प्रयास करता है। एक राष्ट्र के लिए शांति काल में निम्न भावनाएं स्वतः ही विद्यमान रहती हैं। आप देख सकते हैं शांति काल में राष्ट्र के अंदर कौन कौन सी भावनाएं विद्यमान रहती हैं। पहला नंबर, राष्ट्र की रक्षा की भावनाएं। ठीक है, राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहे, किसी आक्रमण से बचने की स्थिति में हमेशा मजबूत बना रहे। राष्ट्र की सुरक्षा एवं विकास की भावनाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी को उन्नत बनाने की भावनाएं, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की भावनाएं, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की भावनाएं, नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की भावनाएं, राष्ट्र में शांति बनाए रखा जाए, सैनिक एवं नागरिक क्षेत्र में सामंजस्य बनाए रखने की भावना, शत्रु एवं पड़ोसियों एवं शत्रु की बढ़ती शक्ति से चिंतित होने की भावना, ये भी विद्यमान रहती है। पड़ोसियों एवं शत्रुओं के मुकाबले सर्वांगीण विकास करना, यानी चारों तरफ आपका हर क्षेत्र में विकसित होना है। रक्षा एवं वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में विश्व के समानांतर चलने का प्रयास करना, शक्तिशाली शत्रुओं से रक्षा हेतु न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावनाएं बनाए रखना, युद्ध को रोकने एवं रक्षा व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास करना, प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र के मनोबल को बनाए रखना, प्रत्येक क्षेत्र में समसामयिक विकास, सैनिक एवं असैनिक मोर्चे को प्रोत्साहन, अपराध मुक्त राष्ट्र की कल्पना करना, विश्व शक्ति बनने की कल्पना। उपरोक्त सामान्य भावनाओं के अतिरिक्त समय और परिस्थितियों के अनुरूप अन्य प्रकार की भावनाएं भी जन्म लेती रहती हैं या ले सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।